तो मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में आज स्वामीनाथन अय्यर जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर हैं, उनका एक सेंट्रल एडिटोरियल कॉलम आया है। तो आज इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कि उन्होंने क्या लिखा है। उनका लिखना है कि फ्रीजिंग इन कोल्ड वॉर 2.0, चाइना के साथ अमेरिका की वॉर, थोड़ा सा जिक्र है इस आर्टिकल में। कुछ चीज़ें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो विजिबल है इस टाइम, मोटे मोटे पॉइंट, वो स्वामी ने बहुत इजीली अच्छे ढंग से एलोबरेट किए हैं। स्वामी इकोनॉमी का एक तरह से देखा जाए, स्वामीनाथन अय्यर जो है जीनियस हैं, चीज़ों को पहले से पढ़ लेते हैं। सारी लाइफ इनकी इकोनॉमी के अंदर गुजरी है, कम से कम पिछले 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और एक तरह से मास्टर माने जाते हैं। जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, जो लिखते हैं सोच समझ के लिखते हैं, और इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है हिंदुस्तान में। लेकिन सरकार इनसे, जो कि बीजेपी की है, थोड़ी खफा रहती है, क्योंकि ये सरकार की मनपसंद बात नहीं करते हैं। इनका पहला पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है, ये इन्होंने इस बारे में कहा है कि जीडीपी का जो इंडिया में अभी तक पिछले कुछ सालों में ऑन एंड एवरेज हमने 6 से 7% की ग्रोथ हासिल की। ऑन एंड एवरेज कभी 8, कभी 7, कभी 6, अभी थोड़ा और कम हो गया। लेकिन स्वामी का कहना है कि आने वाले कई सालों तक भारत के अंदर रियल टाइम एक नया नॉर्मल आएगा। न्यू नॉर्मल ऑफ जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, आ चुका है, जो 5% को क्रॉस नहीं करेगा। ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती है। इस मामले में मुझे एक खास तौर से एनके सिंह का स्टेटमेंट याद आता है, जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बार 5 से 10% माइनस में हमारी ग्रोथ जाती है, तो जो कि जा ही रही है 2021 में, तो अगले साल इस माइनस के बेस के ऊपर जो ग्रोथ आएगी आपको 8-9% की आ जाएगी। छोटी सी ग्रोथ भी होगी तो वो बड़ी बन के दिखाई देगी। जब बेस कमजोर होता है तो बहुत कम ग्रोथ भी बड़ी ग्रोथ नजर आती है। तो उनका यह कहना है कि यह सिर्फ एक मैकेनिकल नंबर होगा, इसका कोई रियल टाइम में मीनिंग नहीं होगा। अब ये एक बड़ा हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट है कि वो 8-9% की ग्रोथ आ गई, 7% की आ भी गई, तो -5, -7 के ऊपर आ रही है, जहां बेस बहुत वीक है। और वहां से अगर आप शो करते हो मेरी 7% ग्रोथ है, लेकिन वो 7% है नहीं, दरअसल वो अपने पिछले जो 2019 की जो जनवरी है, 2020 की जनवरी है, वहां तक भी नहीं आती है। तो वो एक मैकेनिकल नंबर है, उसका कोई मीनिंग नहीं है रियल टाइम में। आप देख के खुश हो सकते हो, लेकिन वो मीनिंगलेस है। यही बात स्वामी ने कही है कि जो रियल टाइम ग्रोथ है वो अब 5% से ऊपर नहीं आएगी। दूसरी बात कही उन्होंने खास तौर से कि अभी जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट, जो कि 3.5% का लगाया गया था, वो मिनिमम से मिनिमम अभी 7% के आसपास आ रहा है, और ये और भी बढ़ सकता है। सेंटर का, इसमें स्टेट इंक्लूड नहीं है, तो स्टेट का मिला के 10% से ऊपर हो जाएगा। तो ये 7% तो सिर्फ सेंटर का आ रहा है। और अभी से चूंकि जून तक ही हम 83% जो बोरोइंग्स करनी थी 12 लाख करोड़ की, वो हम ले चुके हैं। तो आने वाले अभी बहुत सारे महीने बाकी हैं। 4 महीने अभी इस साल के बाकी हैं, और 3 महीने देखा जाए तो अगले साल के बाकी हैं, फाइनेंशियल ईयर के, तो 7 महीने बाकी हैं। तो 5 महीनों के अंदर ही हम ऑलमोस्ट 90% की बोरोइंग्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आने वाले महीने कैसे गुजरेंगे जब टैक्स कमजोर है? तो ये दूसरा विजिबल पॉइंट निकल के आता है। अब तीसरा विजिबल पॉइंट ये निकल के आता है कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशो है, नॉर्मली एक 60% ऑफ द डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो कॉमन माना जाता है। लेकिन भारत का डेट टू जीडीपी रेशो जो इस समय अप्रॉक्सीमेटली 72% था लास्ट में, अभी बढ़ के वो करीब करीब 85 और 90% के बीच में होगा, ये उन्होंने लिखा है। और एक ही साल में 12 और 18% के बीच में ये डेट यानी कि कर्जे का इंक्रीज होना, एक तरह से ये एक कैटास्ट्रॉफ है। ये एक किस्म से एक ऐसी चीज है जो आने वाले सालों में भारत के फाइनेंसेस के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो डेट फाइनेंसिंग है
डेट रीपेमेंट है एक्चुअली, कि जो कर्जा हमने लिया है उस पर हमें जो ब्याज चुकाना है और जो मूल चुकाना है वो इतना बढ़ जाएगा कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए और नॉर्मल कोर्स के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। आज भी अगर आप देखें तो हमारे जो खर्चे हैं डेट रीपेमेंट के, वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 8-8 लाख करोड़ के आसपास है, और अगले साल से बढ़ के ऑलमोस्ट 9-10 लाख करोड़ तक आ सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या? ऑलमोस्ट हमारा 35% 40% पूरा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो डेट रीपेमेंट में चला जाएगा। हम तो डेट ट्रैप में इस टाइम देखा जाए तो, लेकिन सरकार फिलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो ठीक है। स्वामी ने यह भी कहा कि भारत ने काफ़ी नोट प्रिंट कर लिए हैं ऑलरेडी, और इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ने भी काफ़ी नोट प्रिंट किए हैं, पर हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो करेंसीज हैं वो इंटरनेशनल करेंसीज हैं। वो जितने मर्जी नोट प्रिंट कर लें उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे में फ़र्क पड़ता है। हमने नोट प्रिंट किए पिछले कुछ महीनों में, तो हमारा डॉलर के प्रति जो भाव था 68 रुपीज़ से बढ़ के 75 रुपीज़ पे आ गया। तो हमें तो फ़र्क पड़ गया ना अल्टीमेटली देखा जाए तो। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि हमारे पास डेट को रीपेमेंट करने के बाद अगले सालों में जो आने वाले कुछ साल हैं बहुत दिक्कत वाले साल होंगे। तो मतलब जीडीपी ग्रोथ तो 5% भी नहीं आएगी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा इनके सामने जो वहाँ पे रखा है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अब महंगाई 7% क्रॉस करने जा रही है, यह कर गई है। हालात ऐसा है कि जो फूड की महंगाई है 9 और 10% के बीच में है। अब इतनी ज़्यादा करेंसी अगर आप छापोगे और उसके पीछे सस्टेनेबिलिटी नहीं है तो वो करेंसी जो है उतने ही करेंसी के अंदर कम माल आप खरीद पाएंगे। ये इकोनॉमी का सीधा सिद्धांत है। अब इतने हालात के अंदर आप बताइए, जब महंगाई का दानव राक्षस बढ़ता चला जाएगा, बोतल में से जिन बाहर निकल आएगा, तो इकोनॉमी आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सब बात की है, और ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और लास्ट में वो लिखते भी हैं कि आई फीयर द न्यू ग्रोथ नॉर्म फॉर द इंडिया मे नॉट एक्सीड 5% पर ईयर फॉर मैनी ईयर्स टू कम। और बहुत सोच समझ के जो देखा जाए तो स्वामी ने ये बात कही है। स्वामीनाथन अय्यर जो हैं, इनको आप सुब्रमण्यम स्वामी से मिक्सअप मत कीजिए, वो अलग शख्सियत हैं, ये अलग शख्सियत हैं। तो स्वामीनाथन अय्यर जो हैं इकोनॉमिक टाइम्स के जो चीफ एडिटर हैं, उनकी ये जो बात है ये बहुत ही अहम रखती है, बहुत अहम बात है। और इनका जो कहना है ख़ास तौर से एक और चीज़ उन्होंने बीच में एक पॉइंट रखा था जो बीच में शायद मिस आउट कर गया हूँ, वो है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। और उन्होंने इस बारे में पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इस टाइम की जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्कीम्स हैं वो पहले भी फ्लॉप होती आई हैं। नेहरू जी के टाइम में फ्लॉप हुई, इंदिरा गांधी के टाइम में फ्लॉप हुई, राजीव गांधी के टाइम में फ्लॉप हुई। जब जब ये फार्मूला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अपनाया गया, ये फ्लॉप हुआ है। इससे देश का नुकसान हुआ, इंपोर्ट्स का नुकसान हुआ, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान हुआ, ग्रॉस वैल्यू क्रिएशन का नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट्स का साथ में फिर से नुकसान हुआ, इंपोर्ट से जुड़े होते हैं वो, इंडिया में जो जॉब्स नहीं आ पाए उसका नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं इस किस्म की जो भी स्कीमें आती हैं जहां पे हम इंडियन 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 करते हैं, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यहां पे हमेशा हमने मार खाई है। अब पहले इतनी बार मार खा चुके हैं इसी फार्मूले से, तो अब हम कैसे इसी फार्मूले से सक्सेस पालेंगे? ये मोदी सरकार समझाए तो पता लगे। तो ये पॉइंट स्वामी कई बार कह चुके हैं, स्वामीनाथन अय्यर, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं इसके ऊपर पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, पर सरकार शायद समझने को तैयार नहीं है। सरकार समझना नहीं चाहती क्योंकि अर्थव्यवस्था से उनका कुछ लेना देना नहीं है, और इसके परिणाम भारत की आने वाली जनरेशंस भोगेंगी कि ये देश गर्त में जा रहा है अर्थव्यवस्था के नाते। ये सरकार नहीं संभाल पा रही है इसको। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।